नमस्कार, वही मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर है। अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन और कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि पिछले बार की तुलना में ज्यादा इस बार महामारी फैल सकती है। हालांकि संक्रमण की जो जो रफ्तार है वो जरूर तेज होगी, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि दरअसल ये उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी पिछली बार थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं वहां क्या होने वाला है। हमने पिछली बार अभय कुमार दुबे जी से बातचीत की थी भारतीय जनता पार्टी, योगी और नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी चुनावी रणनीति और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को पा रहे उस पर, और आने वाले समय में क्या समीकरण बन सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। समाजवादी पार्टी, यह कहा जा रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रहा है। अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है, सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उस क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच पाएंगे जो जरूरी है चुनाव के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए। इन्हीं तमाम सवालों को एक्सप्लोर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अभय जी से। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, आज की धन्यवाद। तारीख में सब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी तगड़ी टक्कर में है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही है। क्या आप भी इस थीसिस से, इस अवधारणा से सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये कोई हवाई बात है। मुझे लगता है ये एक जमीनी वास्तविकता है। चुनाव 3 महीने पहले ये स्थिति थी कि कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टिक सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद 2019 में उससे भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन किया। उससे नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस कुछ कर पाएगी। लेकिन फिर हुआ ये कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का ग्राफ चढ़ना शुरू हुआ। उसके पीछे दो बुनियादी कारण थे जी। पहला कारण तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से बड़े पैमाने पर समाज के विभिन्न तबकों में असंतोष था, जिसकी वजह से चढ़ा। दूसरे, योगी सरकार ने जिस तरह से कोरोना की महामारी का सामना किया और उसके अंदर जो लाइतलाली की गई, जिसमें लाशें बहती हुई दिखाई गई, हम सब लोग उन घटनाओं से वाकिफ हैं और उस नज़ारे को हम सब लोगों ने देखा है। उसकी वजह से व्यापक समाज में भी असंतोष था, समुदायों में असंतोष था, जातियों में असंतोष था और व्यापक समाज में भी असंतोष था। इन सब का फायदा किसी न किसी राजनीतिक दल को मिलना था और वो मिला अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को। और उसका बड़ा कारण यह है कि अखिलेश ने अपनी जो चुनावी रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने अति पिछड़े समाज के जो राजनीतिक नुमाइंदे थे उनको अपने साथ जोड़ा जी। जिसकी वजह से उनका जो समाजवादी पार्टी प्लस यानी समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ था, उसने समाजवादी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र से परे जाकर एक बेहतर स्थिति प्राप्त कर ली। इससे हुआ ये कि जितनी भी भाजपा विरोधी शक्तियां थी वो धीरे धीरे अखिलेश के ध्रुव पर जमा होने लगी। दूसरी एक और बात हुई, पिछले अगर चुनाव में आप देखें तो आप पाएंगे कि मुसलमान वोटों का बड़ा उत्तर प्रदेश में बंटवारा हुआ था। इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी दावेदारी लेकर मैदान में मौजूद थे, लेकिन अखिलेश की इस रणनीति के कारण यह हुआ कि मुसलमान समाज को यह लगा कि शायद अगर वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो अखिलेश से ज्यादा बेहतर कोई विकल्प उनके पास नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे दलों का जनाधार और व्यापक मुस्लिम जनाधार, ये सब मिलकर एक ऐसा मतदाता मंडल बना है उत्तर प्रदेश में जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन आधार को जबरदस्त चुनौती दे रहा है। मैं अभी भी मानता हूं कि भाजपा आगे है, लेकिन अखिलेश उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अभय जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पिछले 20 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी को कभी भी 30% से ज्यादा वोट नहीं मिले। जब वो सरकार में आते हैं तो 30% के आसपास उनको वोट मिलता है, जब वो विपक्ष में रहते हैं या किसी और जगह पर रहते हैं तो 24-25% के आसपास उनका वोट होता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव से अगर तुलना करें तो 39-40% वोट है और अगर लोकसभा से तुलना करें तो 50% के आसपास वोट है। अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है, अगर सरकार बनानी है,
तो उनको कम से कम 40% वोट लेके आना पड़ेगा। क्या आप उस संभावना को देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 40% तक पहुंच सकती है, या कम से कम 38% तक आ जाए, 37% तक आ जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2017 और 19 में जो सामाजिक गठजोड़ था, वो गठजोड़ आज उसके पास नहीं है। उस सामाजिक गठजोड़ के कई घटक आज भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं, और ये बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है। उसमें कुछ लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ खुले तौर पे आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो देहाती बेल्ट है, देहाती पट्टी है, उस देहाती पट्टी में जो जाट समाज, जो बहुत ही निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा था पिछले चुनाव में, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ नहीं है। उसी तरीके से अगर आप द्विज जातियों के समूह को देखें तो आप पाएंगे कि राजपूत समाज तो भाजपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण समाज भी भाजपा के साथ है, लेकिन उतनी मजबूती के साथ आज नहीं है जितनी मजबूती के साथ पिछले चुनाव में रहा है। उसके मन में संशय पैदा हो गए हैं। तो ये स्थिति बताती है कि भाजपा को दोबारा 40% या उससे ज्यादा वोट प्राप्त करने में काफी मुश्किल होगी। और जब भाजपा को वोट नहीं प्राप्त होंगे तो वोट कहीं ना कहीं तो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में एक ऐसी प्रक्रिया जरूर चल रही है कि जो भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं वो पूरी समाजवादी पार्टी के खाते में वो चीजें जुड़ रही हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो विपक्ष में कोई एकता नहीं है जी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में कम से कम 300 सवा 300 सीटें ऐसी होंगी जहां पर समाजवादी पार्टी भाजपा को मुख्य टक्कर देगी। बाकी कुछ सीटों पे बहुजन समाज पार्टी टक्कर देगी, कुछ सीटों पे, थोड़ी सीटों पे कांग्रेस भी टक्कर दे सकती है, या कुछ अन्य मजबूत प्रत्याशी भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन 300 सवा 300 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही भाजपा को चुनौती देगी। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती जा रही है। बिल्कुल। अभय जी, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2014, 2017, 2018, 2019, इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी ये थी कि समाजवादी पार्टी को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दे कि ये MY पार्टी है, ये यादवों की पार्टी है और ये मुसलमानों की पार्टी है। इसके अलावा जो अदर देन यादव वोटर्स थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाने की कोशिश की, अपनी तरफ लाने की कोशिश की। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी माना गया। क्या इस चुनाव में वो अपनी इस कमजोरी को ओवरकम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो आपके मंच पे भी कह चुका हूं और दूसरी जगह भी कहता लिखता रहा हूं कि 2017 में और 2019 में भाजपा ने एक नारा दिया था जो मंच से कभी नहीं दिया जाता था, लेकिन भाजपा की रणनीति उस नारे के इर्द गिर्द ही पूरी नियोजित की गई थी, और वो नारा था 3 जात के खिलाफ सब जात। 3 जात में एक यादव जात थी, एक मुसलमान जात थी और एक जाटव जात थी। भाजपा ने जो 40 से 50% के बीच जो गोलबंदी की इन 2 चुनावों में, वो गोलबंदी इस नारे के इर्द गिर्द की गई कि किस तरीके से इन तीनों के खिलाफ बाकी समाज को गोलबंद किया जाए, और भाजपा इसमें कामयाब रही गोलबंद करने में। उसने अति पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ा, उसने अति दलितों को भी अपने साथ जोड़ा, और द्विज जातियों का समाज और ऊंची जातियों का समाज तो उसके साथ जुड़ा ही हुआ था। इस बार अखिलेश की जो नीति है उसने कम से कम ये किया है कि भाजपा के खाते से अति पिछड़ी जातियां जो एक तरह से भाजपा के साथ लगभग स्थायी रूप से जुड़ती जा रही थी, उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है, और उसमें उन्हें एक हद तक कामयाबी मिल रही है। किसान आंदोलन की वजह से भी भाजपा के इस में एक डेंट लगा है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो इस चुनाव में भाजपा की ये 3 जात के खिलाफ सब जात वाला जो नारा है, वो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कामयाब हो पाएगा जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में कामयाब हुआ। और अखिलेश की छवि जो MY छवि थी, वो उस छवि का भी विस्तार होगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव गैर कांग्रेसवादी राजनीति करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावी हुए थे, लेकिन 93 में उन्होंने अपनी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के साथ में एक नया आयाम जोड़ा जो था गैर भाजपावाद। जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ जो समझौता किया, वो दरअसल गैर भाजपावाद की राजनीति का एक तरह का उत्तर प्रदेश में आगाज था। अब वो उस आगाज को आगे बढ़ाना अखिलेश का काम है। अब समस्या केवल एक मुझे दिखाई पड़ती है इसमें कि अखिलेश ने अति पिछड़ी जातियों को तो अपने साथ जोड़ा है, प्रयास किया है, किस हद तक वोटों का ट्रांसफर होता है ये तो व्यवहारिक राजनीति बताएगी,
लेकिन जो अति दलित जातियां हैं, यानी जाटव जाति को छोड़कर अन्य दलित जातियां हैं, उनके राजनीतिक नुमाइंदों को जोड़ने की तरफ उनका ना तो ध्यान है और ना ही मुझे लगता है कि उनकी व्यापक चुनावी रणनीति में उसके लिए कोई खास जगह है। तो वो हिस्सा उन्होंने भाजपा के लिए छोड़ दिया है एक तरह से। अभी तक कम से कम संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि वो हिस्सा उन्होंने भाजपा के लिए छोड़ दिया है। ये चीज उनकी 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 पूरी ये चुनावी डिजाइन है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अभय जी, आपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। मुलायम सिंह यादव की खासियत ये थी कि मुलायम सिंह यादव के साथ आजम खान भी थे, उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा थे, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा थे, उनके साथ अमर सिंह थे। अगर आप देखें तो उसमें पिछड़े, अगड़े, मुस्लिम के प्रोमिनेंट लीडर्स को साथ लेके चलते। इसका मतलब यह था कि जातियों का एक सफल समीकरण या प्रोजेक्शन वो करते हुए चलते थे। अखिलेश यादव के साथ आज की तारीख में ना तो कोई मुस्लिम लीडर उनके साथ दिखाई पड़ रहा है, ना कोई बैकवर्ड लीडर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी जरूर दिख रहे हैं, इधर ओम प्रकाश राजभर जरूर दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जो समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, एक नई इमेज अपनी बना रहे हैं, या फिर वो मुलायम सिंह के फार्मूले को भी ठीक से नहीं अपना पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की जो पारंपरिक राजनीति थी, जो मुलायम सिंह जी बड़ी कुशलता से किया करते थे, अखिलेश उसको दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शैली भिन्न है, उनकी युक्तियां भिन्न है, क्योंकि वो उस जमाने से जमाने में भी फर्क है। अब उस तरीके के देखिए नेता भी उपलब्ध नहीं है। अब अखिलेश के सामने एक डर था कि यादव वोटों का बंटवारा, खासतौर से जो अवध प्रदेश है, जिसमें इटावा और फरखाबाद, मैनपुरी, एटा, ये सब पूरा इलाका आता है जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ रहा है, वहां पे शिवपाल यादव से उनका जो पारिवारिक विवाद था, उससे हो सकता डर था कि यादव वोटों में बंटवारा हो जाए, लेकिन वो डर भी अब दूर हो गया है। शिवपाल ने भी अखिलेश के नेतृत्व को एक तरीके से मान लिया है। तो इस स्थिति में एक तो समाजवादी पार्टी का जो अपना जनाधार है, जिसके ऊपर यादव समाज हावी है, एक तो वो सुदृढ़ हो गया है पूरी तरह। उसके अंदर दरार पड़ने का जो अंदेशा था, पिछले चुनाव में पड़ती दरार, वो दरार पड़ने का अंदेशा लगभग समाप्त दिख रहा है। दूसरी तरफ लोधी राजपूत जाति है और शाक्य जाति है, ये दोनों जातियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकी नहीं है। अखिलेश ने इनकी तरफ नहीं ध्यान दिया है। मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में विवाद हुआ था, तो मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को अपने साथ खींच लिया था। कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी तोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, जिसकी वजह से भाजपा को बहुत नुकसान हुआ और भाजपा के वोट 20% से भी ज्यादा कम हो गए थे। अब अखिलेश ने सोचा ये है, मुझे जो अगर मैं उनके दिमाग के अंदर झांक कर देख पा रहा हूं, तो शायद उन्होंने सोचा ये है कि लोधी वोट और काछी वोट, शाक्य वोट, ये दोनों तो शायद हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा जितना भी ओबीसी समाज है, अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां में आने वाली जातियां हैं, उन जातियों के वोटों को हम अपने साथ कर लें, ये कोशिश उनकी तरफ से लग रही है। अब इसमें निषादों के राजनीतिक प्रतिनिधि भाजपा के साथ भी हैं और उसके कुछ एक प्रतिनिधि अखिलेश के साथ भी हैं, वो दोनों नावों में सफर कर रहे हैं। राजभर मुझे लगता है कि काफी प्रतिबद्धता के साथ अखिलेश के साथ हैं, तो ये परिस्थिति वहां पर बन रही है। अब हम लोगों को उस क्षण पर निगाह रखनी पड़ेगी जब टिकटों का बंटवारा होगा। जो पार्टी, एक बड़ी पार्टी, जो एक गठजोड़ में एक बड़ी पार्टी एंकर का काम करती है, छोटे छोटे दल उसके साथ जुड़ते हैं, इसी वही गठजोड़ कामयाब होते हैं। इसमें एक बड़ी मजबूत पार्टी हो। भाजपा इसलिए कामयाब है, यूपीए इसीलिए आज तक टिका हुआ है, एनडीए इसीलिए आज तक टिका हुआ है। अगर अखिलेश अपने गठजोड़ को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें टिकटों का बंटवारा इतनी होशियारी से करना पड़ेगा कि उन्होंने जो बारात सजाई है वो बारात बिगड़ ना जाए, इधर उधर लोग उनकी जो शक्तियां उन्होंने जोड़ी हैं वो फ्रेंड ना हो जाएं। तो टिकट बंटवारे से संतोष, तो टिकट बंटवारे के बाद कुछ ना कुछ असंतोष जरूर पैदा होता है। तो वहां अखिलेश समाजवादी पार्टी कैसे टिकट बांटती है, ये बहुत भाजपा विरोधी रणनीति के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। बट अभय जी, अगर जो बात आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बार बार कहा जाता है कि जातिवाद बहुत हावी होता है, जो जातियों का गठबंधन बेहतर कर लेता है उसके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर अटैक किया है, चाहे वो अब्बाजान का सवाल हो, चाहे वो जिन्ना का सवाल हो, चाहे वो अयोध्या में गोली चलवाने वाले की याद दिलाने की बात करके हो, या फिर मथुरा और काशी को जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाए,
क्या आपको लगता है कि ये जातियों के गठबंधन को जो अखिलेश कोशिश कर रहे हैं उसको तहस-नहस करने के लिए हिंदुत्व के को बहुत मजबूती के साथ और अखिलेश को मुस्लिम समर्थक हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भाजपा की चुनावी रणनीति के 3 आयाम जी। पहला आयाम यह है कि किसी तरीके से पिछला जो उनका सामाजिक गठजोड़ था उस सामाजिक गठजोड़ को दोबारा हासिल किया जाए, जो कि उनका बिगड़ चुका है। पहली कोशिश तो उनकी ये है। और धर्मेंद्र प्रधान ने जब उत्तर प्रदेश में कदम रखा था तो सबसे पहले देखिए उन्होंने संजय निषाद जो कि पशुपेश में थे उनको अपनी ओर कर लिया। उन्होंने कोशिश की लेकिन राजभर को नहीं कर पाए। राजभर ने भाजपा के नेताओं से मुलाकातें जरूर की थी लेकिन वो नहीं कर पाए। खैर कुछ वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 कृषि कानून वापस लाने के बाद उनकी लगातार कोशिशें जारी हैं कि जो उनका वोटर समाज उनसे नाराज हो गया था उसको दोबारा वो मना पाए। तो एक तो आयाम ये है। दूसरा आयाम ये है कि वो योगी जी की एक ऐसी छवि प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ये कानून व्यवस्था के बड़े भारी रखवाले हैं। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश का जो अपराध जगत है उसको बुरी तरीके से डरा दिया है। वो योगी की वजह से मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है, या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे एनकाउंटर में उड़ा दिया गया है या उसके पैर में गोली मारकर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। इस प्रकार की एक छवि प्रोजेक्ट की जा रही है ताकि योगी की एक बाहुबली मुख्यमंत्री के तौर पर जो जनता की जान माल की हिफाजत करने के लिए तत्पर है, एक ऐसी छवि योगी की। ये दूसरा आयाम है उसका। तीसरा आयाम उनका है कि वो इस चुनाव में किस तरह चतुराई पूर्वक हिंदुत्व का छौंक लगाएं। हिंदुत्व का छौंक लगाने से वो जो स्विंग वोटर है, अभी हमारे मित्र संजय कुमार ने आंकड़े दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में 25% वोटर ऐसा है जो कि खामोश बैठा हुआ है, अभी उसने निर्णय नहीं किया है। वो वोटर एन मौके पर निर्णय करेगा। पिछले चुनाव के आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़ा निकाला गया है। तो वो जो स्विंग वोटर है उसमें से बहुत सा वोटर ऐसा हो सकता है जो भाजपा को हिंदुत्व के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव या हिंदू समाज के एकमात्र हितरक्षक के रूप में कुछ वोटर देख सकते हैं। तो उससे उनके मन का संशय और उनकी अनिश्चितताएं जो है ना, वो भाजपा की तरफ झुक सकती हैं। इसलिए हिंदुत्व का छौंक उसमें दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या हिंदुत्व का ये छौंक धीरे धीरे एक सक्रिय सांप्रदायिक राजनीति की तरफ जाएगा। सक्रिय सांप्रदायिक राजनीति, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो, कहीं सांप्रदायिक हिंसा हो, कुछ चालाकी पूर्वक उसको नियोजित किया जाए। क्या भाजपा ये खतरा उठाएगी ऐसा करने का? क्योंकि देखिए केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, क्योंकि इन चीजों के फिर उल्टे परिणाम भी निकलते हैं। तो भाजपा क्या ऐसा करेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। तो ये 3 आयाम है उनके। अखिलेश यादव क्या इसको काउंटर कर पाएंगे? असली सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या वो हिंदुत्व का जो हिंदुत्व गैर हिंदुत्व विरोधी जो उनके ऊपर आरोप लगता है, क्या उसे काउंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि इसी बात को लेकर बार बार अब्बाजान, जिन्ना और पाकिस्तान और इन सब चीजों की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली का चुनाव हुआ था पिछला, तो हिंदुत्व की चुनावी मुहिम में हिंदुत्व का सवाल, सांप्रदायिकता का सवाल शाहीन बाग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कि सभी अमित शाह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो या प्रवेश वर्मा हो, इन सब लोगों ने बहुत ही भद्दे तरीके से और खुलकर बिना किसी संकोच के ही किया था। अभी उत्तर प्रदेश में उस तरह का खुला हुआ जैसा दिल्ली में हुआ था है, सांप्रदायिक छौंक लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस वैसा खुला खेल वो लोग अभी तक नहीं खेल रहे हैं। तय नहीं किया उन्होंने कि ऐसा खुला खेल खेलना है। अब ये अखिलेश के सामने एक दुविधा है कि वो इसका मुकाबला कैसे करें। कभी कभी वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे लगता है कि वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी रणनीति क्या होगी। जिन्ना वाला उनका बयान था, उस बयान से वो बच सकते थे। उसके बाद में फिर रणनीतिक कुशलता का परिचय न देते हुए राजभर ने भी उस चीज को घसीटा काफी समय तक। अभी उन्होंने एक बयान दे दिया है, कल शायद बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल के अंदर मंदिर बनवा देते। तो अब सवाल ये है कि इस तरह अरविंद केजरीवाल की नीति तो ये थी कि उन्होंने भाजपा के उठाए हुए सवालों का जवाब ही नहीं दिया था। वो अपना काम करते रहे, भाजपा वाले अपनी बात कहते रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ना वो शाहीन बाग गए, ना उनके लोग शाहीन बाग गए। इस तरीके से उन्होंने भाजपा की रणनीति का प्रतिकार किया। तो उनके पास सुचिंतित रणनीति थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया और कामयाब रहे। अखिलेश के पास क्या सुचिंतित रणनीति है? वो भाजपा के सवालों के जवाब नहीं देंगे तो किन सवालों के जवाब देंगे, क्या तर्क देंगे, कौन सी भाषा में बात करेंगे,
ये अभी तक ठोस रूप से सामने नहीं आया है। अभी समय है, वो उस रणनीति को बना सकते हैं, लेकिन वो चतुराई, वो कुशलता और उसमें जो बौद्धिक कुशलता चाहिए वो उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव अभी भी बीजेपी के खिलाफ एक जो नैरेटिव सेट करने वाली बात होती है वो करने में नाकाम रहे हैं अभी तक फिलहाल? भाजपा जरूर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करे कि ये आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, ये हिंदुत्व के विरोधी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से वैसा कोई बड़ा मेटा नैरेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा। वो गवर्नेंस के स्तर पर भाजपा को चुनौती दे रहे। अभी तक मेरी समझ में आया है कि वो गवर्नेंस के स्तर पर ही भाजपा को चुनौती दे पा रहे हैं। उनकी जो आलोचना है वो गवर्नेंस के भाजपा सरकार सुशासन नहीं दे पाई, उसने विकास नहीं किया, और कई हद तक उनकी बात सही भी है, ऐसा हुआ भी है। और जो योगी सरकार ने जो गड़बड़ियां की हैं और भाजपा आला कमान ने जो गड़बड़ियां उन्हें करने दी हैं, जैसे कि राजपूतवाद चलाना, भाई योगी जी राजपूतवाद चला रहे थे पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में, तो क्या भाजपा आला कमान नहीं देख रहा था? लेकिन भाजपा आला कमान ने अन्य कारणों से उनको ऐसा करने दिया। अगर वो चाहते तो उनको रोक सकते थे, या कम से कम उसको संयमित किया जा सकता था। तो अखिलेश को इन चीजों का लाभ मिल रहा है। और देखिए, एक बात का मुझे बहुत डर है। आपको ध्यान होगा जब बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का ग्राफ भी इसी तरह तेजी के साथ बढ़ा था। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा था। एक बार लगने लगा था कि वो चुनाव जीत सकते हैं, और वहां पर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और भाजपा की जो खिचड़ी थी उसने एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की दावेदारियों को गड़बड़ा दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में तो उभर पाए, लेकिन देखिए वो एक नॉकआउट पंच रसीद करने वाला जो होता वो नहीं दे पाए, वो रह ही गए। तो अभी तक अखिलेश ने ऐसी किसी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है कि वो भाजपा को एक नॉकआउट पंच रसीद कर सकते हैं, एक ऐसा घूंसा भाजपा के जबड़े में मार सकते हैं जिससे वो धराशायी हो जाए और 10 तक की गिनती गिनने के बाद भी ना उठे। ऐसा अभी तक होते हुए मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभय जी, अब थोड़ा सा अगर हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक न्यू बीजेपी सामने, एक नई बीजेपी सामने है, जिसको हम पुरानी बीजेपी से तुलना ज्यादा नहीं करते हैं। इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इसमें हर हाल में चुनाव जीतने की तमन्ना बहुत ज्यादा है, इसमें हिंदुत्व को किसी भी लेवल तक सांप्रदायिकरण करने की कोशिश है इसमें, और इसमें एन केन प्रकारण है। तो क्या मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद से नई समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं? क्या ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दरअसल इस वक्त लड़ाई नई समाजवादी पार्टी और नई भारतीय जनता पार्टी के बीच में है? क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं, सही होगी, सही बात है। जो नरेंद्र मोदी की भाजपा है वो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं थी। अडवाणी जी का सिद्धांत ही दूसरा था। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, अडवाणी जी तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को मजबूत करने में विश्वास करते थे और उसके जरिए भाजपा को मिलने वाले फायदों को संचित करते थे, जमा करते थे। इसीलिए उनका नारा था एनडीए प्लस प्लस। एनडीए को जितना मजबूत किया जाएगा भाजपा अपने आप मजबूत होगी। जब नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम भाजपा बीजेपी प्लस प्लस करेंगे, उसके जरिए एनडीए मजबूत होगा तो होगा। दोनों का जोर दो अलग अलग बातों पे था। तो जो वाजपेयी अडवाणी के जमाने की भाजपा थी वो मुख्य तौर पर गठजोड़ राजनीति पर केंद्रित करती थी। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जमाने की भाजपा है वो मुख्य तौर पर पार्टी को मजबूत करने पर केंद्रित करती है, और उस प्रक्रिया में एनडीए उनके साथ, एनडीए के घटक दलों की अगर गर्ज होगी और वो लाभ उठाना चाहेंगे, सत्ता से नजदीकी करना चाहेंगे और एक मजबूत पार्टी चुनना चाहेंगे तो बने रहेंगे उनके साथ में। तो इन दोनों बातों में फर्क है। इसी तरह अखिलेश की समाजवादी पार्टी को भी हम नई समाजवादी पार्टी कह सकते हैं। अखिलेश ने मान लिया है कि कुछ पिछड़ी जातियों में कुछ समुदाय हैं जो कि उनके साथ नहीं आ सकते, तो उनको अखिलेश ने छोड़ दिया है। उनके नेताओं को अपनी ओर खींचने की फिलहाल वो कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो बहुत छोटे और अदृश्य किस्म के समुदाय हैं, जिनको ना आरक्षण के नाम पे कुछ मिलता है, ना चुनाव में टिकट वगैरह के नाम पे मिलता है, जिनकी जो संख्या बल में भी बहुत कम है, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 चुनावों की रणनीति की वजह से प्रकाश में आए हैं, वरना पहले प्रकाश में भी नहीं थे, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यादव समाज और अति पिछड़ी जातियों का एक गठबंधन तैयार हो रहा है, जिसके साथ मुसलमान भी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी। देखिए, आपने पिछली बार अभी विश्लेषण करते हुए कहा था कि जब अखिलेश चुनाव हारते हैं तब उनका 24-23-24% रहता है।
जब जीतते हैं समाजवादी पार्टी जो 30% के आसपास रहता है। इस बार मुझे लग रहा है कि उनका जो बेस है, जो आधार है, मतलब वो 30% से आगे बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, बहुत आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन वो 33-34% पे आया हुआ है। पूरा का पूरा मुस्लिम समाज, पूरा का पूरा यादव समाज और उसके साथ में अति पिछड़ी जातियों के कई समुदाय उनके साथ जुड़ गए हैं। इससे उनका जो 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 जिसे कहते हैं आप स्टार्टिंग ब्लॉक जो उनका, यानी शुरुआती जो राजनीतिक पूंजी है, वो राजनीतिक पूंजी करीब 33-34% के पास पहुंच गई है। और ये भाजपा के लिए चिंता की बात। आप इस वक्त अब अखिलेश को जीतने के लिए कितने और % वोट चाहिए होगा? अगर आप मान के चलेंगे 34-35 के आसपास है, तो उसमें 3% और ऐड हो जाए या 5% ऐड हो जाए? देखिए 3-4% तो उसमें जोड़ना होगा, क्योंकि जो सर्वेक्षणों के दौरान जो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो तो ऐसे आंकड़े हैं कि उनको वो सीट कन्वर्जन के थ्रेशोल्ड पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। चुनाव में जब तक आपको 20-22% वोट न मिले, आपको सीट नहीं मिलती है। और समाजवादी पार्टी एक खास तरह की पार्टी है, उससे कम वोटों में ज्यादा सीटें मिलने का रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी को जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, समाजवादी पार्टी से 1-2% ज्यादा वोट चाहिए थे उसको, अब हो पाया था। समाजवादी पार्टी की जो जनसंख्या का वितरण है उत्तर प्रदेश में, उसमें उन्हें दूसरों से थोड़े कम वोट मिलने पे भी सीटों का कन्वर्जन ज्यादा हो जाता है उनका। तो ये उनको एक विशेष फायदा उनको प्राप्त है। वो शायद मुसलमान जी। एक आपसे आखिरी सवाल इस बात को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाति एक सच्चाई है, एक कास्ट इज द रियलिटी, और लोग कास्ट के नाम पे अगर वोट डालते हैं, तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 45% के आसपास या 42% के आसपास ओबीसी हैं, क्या ओबीसी तबके के अंदर यह मैसेज नहीं है कि अगर ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाना है तो समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ेगा? अगर बीजेपी को वोट देने का मतलब यह कि अपर कास्ट का मुख्यमंत्री वहां पे होगा, तो अगर कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बन सकता है तो अखिलेश यादव ही बन सकते हैं, दूसरा नहीं बन सकता। क्या ये एक जिसे कहते हैं सारी ओबीसी जातियों को एनर्जाइज करके एक तरफ लाने की बात नहीं हो सकती? देखिए, ये बात सही है कि भाजपा ओबीसी जातियों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देती रही है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी वजह से भाजपा का समर्थन करने वाली ओबीसी जातियों में उसको लेकर कुछ बेचैनी भी है। लेकिन ओबीसी जातियों के आपसी विवाद भी बहुत हैं। और पिछले जब अखिलेश के हाथ में 5 साल सत्ता रही, उससे पहले मुलायम सिंह जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनको लगता है कि जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो उसमें यादव जाति को अतिरिक्त प्राथमिकता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से अन्य ओबीसी जातियों को कुछ प्राप्त नहीं होता। अब अखिलेश ये जो छवि बनी थी, यादव केंद्रित राजनीति की जो छवि थी, यादव केंद्रित सत्ता राजनीति की छवि थी, इस छवि को अखिलेश नरम करना चाहते हैं। और वो दूसरी ओबीसी जातियों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमें सत्ता मिलेगी तो हम सत्ता का बंटवारा ठीक से होगा और आपको भी इसमें लाभ होगा उसमें। तो इस तरह की कोशिश की जा रही है ताकि अखिलेश केवल यादव नेता न रह जाएं, बल्कि पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर उभरें। और इस चुनाव में अगर वो उस गठजोड़ को बनाए रखा और चुनाव के बाद भी इस गठजोड़ को बनाए रखा, चुनाव वो जीते हारे, तो दरअसल समाजवादी पार्टी की जो केवल यादव केंद्रित छवि हो गई थी, वो छवि टूटेगी और वो पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी उभर सकती है। क्या यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि जाति आधारित सेंसस वो कराएंगे जैसे सत्ता में आएंगे, जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो सभी लोग, लालू यादव भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जाति आधारित सेंसस होगा, दलितों की पार्टियां भी जाति आधारित सेंसस की बात करती हैं, वो तो सभी लोग कहते हैं। तो वो कोई ऐसी नई बात नहीं है, उसको इस बात से जोड़ के देखने से कोई विशेष हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर जिस तरह लालू यादव की छवि वहां पे एक यादव पार्टी की छवि बन के रह गई, समाजवादी पार्टी की छवि, इससे देखिए छवि समाजवादी पार्टी ओबीसी पार्टी ना होकर अगर यादव पार्टी रह जाएगी, उसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। जी। सीधा लाभ भाजपा ने जो 40 से 50% का जो गोलबंदी की, उस गोलबंदी के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सामाजिक न्याय की दावेदारी करने वाली पार्टियां हैं, वो दावेदार वो व्यावहारिक राजनीति के धरातल पर उनकी दावेदारी नहीं रह गई। अगर मायावती केवल जाटव जाति के नेता न रह जाती, अगर अखिलेश केवल यादव जाति के नेता न रह जाते, तो भाजपा को कभी इतने वोट मिल ही नहीं सकते थे। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया अभय दुबे जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज हमने कोशिश की दरअसल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो असेंबली का चुनाव है उसमें कहां पे खड़ी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नॉकआउट पंच देने की स्थिति में है या नहीं है, इसका विश्लेषण अभय जी ने हमारे साथ किया है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातचीत समझ में आई होगी और उसके आधार पे आप किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। अगले हफ्ते हम फिर अभय जी से बातचीत करेंगे। उस बार हम बात करेंगे मायावती की राजनीति के और उसके बहाने दलित मूवमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर दलित मूवमेंट आज सूखता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।